हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट की। सो आज का ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा अपने इस पूरे सब्जेक्ट का। तो परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट की यूनिट 5 के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और यूनिट 5 के ऊपर हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट को कवर कर लिया था। उसमें कुछ एक टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया था और अभी हम यहाँ पर इसके आगे के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। इससे पहले यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरे कवर हो चुके हैं। आप लोग जा करके देख सकते हो। सारे वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट के नाम से। सो अभी हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखो, हम लोगों ने पे स्ट्रक्चर देखा था, ग्रॉस एंड नेट पे देखा था। ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। बेसिक पे क्या होता है, DA, HRA, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, TA है ना, स्पेशल अलाउंसेस, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने 1 बाय 1 बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। टाइम बेस्ड पे क्या होता है, प्राइस रेट बेस्ड पेमेंट क्या किस तरीके से होती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फिन्स बेनिफिट्स। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिन्स बेनिफिट्स? फिन्स बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तरीके के आपको फिन्स बेनिफिट्स एक तरीके का आपको क्या होते हैं कि इनको आप ऐसे बेनिफिट्स बोल सकते हो जिसमें से एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी कभी भी कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो उस कंपनी में काम करने के बदले में एम्प्लॉय को क्या मिलता है, केवल पैसा मिलता है ना। तो केवल अगर पैसा मिलेगा तो वो काम करेगा भी नहीं करेगा, अपने पूरे मन से करेगा नहीं करेगा। उसको इंसेंटिव्स मिल गया, बोनसेस मिल गया, ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है। बट फिन्स बेनिफिट्स ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने में, आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी कंपनी का जो एक वैल्यू होता है ना, जो एक कंपनी का मतलब इसका वैल्यू बोल लो, या फिर आप कंपनी को एक तरीके का कंपनी का रेपुटेशन बोल सकते हो, उसका रेपुटेशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। सो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फिन्स बेनिफिट्स आर द एडिशनल कंपनसेशंस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज बियॉन्ड देयर रेगुलर सैलरी और वेजेस। यानी अगर आप उनको केवल रेगुलर सैलरी वेजेस दे रहे हो तो दैट्स कुड नॉट बी इनफ, है ना। वो पूरा पर्याप्त नहीं हो सकता है एक एम्प्लॉय के मेंटल सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए। उसके लिए कि उसको क्या चाहिए, कुछ अलग से एडिशनल उसको बेनिफिट्स चाहिए। चाहे उसको एक तरीके का सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम कराओ, चाहे, है ना। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग आगे क्या देखते हैं, तो दीज बेनिफिट्स कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। फिन्स बेनिफिट्स के अंदर आप मॉनेटरी भी चीज़ों को रख सकते हो और नॉन मॉनेटरी भी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। उसको मतलब मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी समझते हो ना, इसका क्या मतलब होता है? मॉनेटरी का मतलब कि ऐसी चीज़ें जो उसकी सैलरी में डायरेक्ट उसको पेमेंट पे इफेक्ट डालती हैं। एंड नॉन मॉनेटरी चीज़ें मतलब उससे क्या बढ़ जाता है कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है। बट उसमें क्या होता है कि उसमें आप कोई पैसे से रिलेटेड चीज़ों को नहीं देते, उसमें आप सर्टिफिकेशंस उसको दे सकते हो, है ना, सर्टिफिकेट्स दे सकते हो, या फिर कोई तरीके का अवार्ड दे सकते हो, कोई मेडल दे सकते हो, कोई रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, उस तरीके की चीज़ों को दे सकते हो। उससे उसकी सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर इंसेंटिव्स की बात करें, बोनसेस उसके बढ़ा दिए, तो वो सारी चीज़ें मॉनेटरी के अंदर करोगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए। So fringe benefits can be monetary or non-monetary and are designed to attract, retain and motivate employees। यानी कि जो फिन्स बेनिफिट्स होते हैं वो क्या करने के लिए होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को रिटेन करते हैं और मोटिवेट करते हैं आपके एम्प्लॉयज़ को टू इन्हेंसिंग देयर ओवरऑल कंपनसेशन पैकेज। तो मैंने जैसे आपको बहुत सारी चीज़ों को बताया कि चाहे उनको आप रिवॉर्ड दो, है ना, या फिर रिकॉग्निशन, एक तरीके का पुरस्कार या कुछ एक तरीके का सम्मान, है ना, या फिर कोई सर्टिफिकेशन, कोई मेडल टाइप का हो गया, या फिर कुछ उसकी फैमिली को इनवाइट करना, है ना, उसके लिए जैसे क्या बोलते हैं उसको, रिटायरमेंट का प्लान करना। तो अगर आप मान लो किसी का रिटायरमेंट का प्लान करो, रिटायरमेंट की पार्टी कर रहे हो, तो दूसरे अदर जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उस स्टेज में जो कि 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं, उन लोगों के अंदर भी एक तरीके का सर्टेन मोटिवेशन बना रहेगा कि मेरे लिए भी इस तरीके का कुछ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो वो लोग भी स्टे मोटिवेटेड होकर के लगातार आपकी कंपनी के साथ में काम करेंगे। सो यहाँ पर देखो टैक्सेबल फिन्स बेनिफिट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो
टैक्सेबल फिंस बेनिफिट्स के अंदर जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे बेनिफिट्स जो उसके डायरेक्ट मतलब उसको जिसके लिए टैक्स पे करना होता है। सो टैक्स पे करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको कोई मनी रिलेटेड कोई भी तरीके का चीज़ें मिलेंगी ना, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स में भी आपको पे करना पड़ सकता है। तो देखो जहाँ पर देखो टैक्सेबल फिंस बेनिफिट्स आर दोज विच आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज इनकम, जिससे उनकी इनकम तो बढ़ जाती है एंड आर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। हियर आर कॉमन एग्जाम्पल, जैसे बोनसेज हो गए। तो बोनसेज में क्या है, मॉनेटरी बोनसेज आर द लाइक टाइपिकली टैक्सेबल बोनसेस। उसकी क्या हो सकते हैं, जैसे उसको हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कंपनीज कार है ना, कंपनी की कार आपने उसको दे दिया तो पर्सनल यूज़ ऑफ कंपनी प्रोवाइडेड व्हीकल है ना, पर्सनल यूज़ के लिए उसको कंपनी की कार दे दी। या फिर एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट, तो इफ़ नॉट अकाउंटेड फॉर प्रॉपरली अंडर एन अकाउंटेबल प्लान। तो यहाँ पर देखो एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होगा, जैसे उसके फ़ोन के या बिजली के खर्चे जो हो गए हैं ना, कि उसके घर में जो भी बिजली वो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी यूज़ करता है, या फिर वो उसके कार के एक्सपेंसेस हो गए, अगर वो उन सभी चीज़ों का बिल दिखाएगा तो उसको उसका रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। जिम की मेंबरशिप हो गई एंड मूविंग एक्सपेंसेस हो गए, उसको कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह तक उसको रिलोकेट कर रहे हो या फिर उसको कहीं भेज रहे हो तो उसका मूविंग एक्सपेंसेस हो गया। देन इसके बाद में यहाँ पर हाउसिंग अलाउंसेस हो गए, पर्सनल यूज़ ऑफ बिजनेस एसेट्स है ना, जैसे उसके सेल फोन्स और लैपटॉप्स अगर आपने उसको दे दिया तो वो अपने पर्सनल यूज़ में उसको चीज़ों को ले रहा है। तो वो सभी चीज़ें एक तरीके का फिंस बेनिफिट्स के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। और टैक्सेबल मतलब ये एक तरीके का, ये आपसे वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट टैक्सेबल का मतलब एक तरीके का ऐसा समझ लो जिसमें आपको ऐसे बेनिफिट्स जो आपको मिले जिसमें आपको टैक्स को पे करना पड़ सकता है ना। तो मान लो बोनसेस मिलने लगे, जैसे आपको ज़्यादा बोनस मिला या उस तरीके की चीज़ें मिली तो उससे क्या होगा, आपकी इनकम टैक्स पे इफेक्ट पड़ेगा है ना। तो ये चीज़ हो गई। देन नॉन टैक्सेबल फिंस बेनिफिट्स के अंदर यहाँ पर क्या है कि इससे आपके इनकम पे या इनकम टैक्स पे कोई भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है ना, रिटायरमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए, एजुकेशन के असिस्टेंस हो गया, यानी आपको मान लो कि कोई भी एक तरीके का आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो आपको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए, या फिर आपके बच्चों को उस तरीके का है ना वो दे रहे हैं। देन वर्किंग कंडीशन बेनिफिट्स हो गए, या फिर कंप्यूटर बेनिफिट्स हो गए, सर्टेन ट्रांसपोर्टेशन एंड पार्किंग बेनिफिट्स अप टू, ये पूरा सब लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें नॉन टैक्सेबल बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें हो गए। अब देखो यहाँ पर टैक्सेबल अलाउंसेस का मतलब क्या हो गया, जैसे डीए, यहाँ पर देखो क्या है इसका मतलब। तो अलाउंसेस मतलब यहाँ पर टैक्सेबल अलाउंसेस का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको कोई भी तरीके का कोई कंपनी अलाउंसेस दे रही है, कोई भी तरीके का आपको बेनिफिट दे रही, तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे डियरनेस अलाउंसेस, अगर आपका सैलरी बढ़ रहा है तो डी अगर आपका बढ़ा है तो उसके लिए आपको फुली टैक्सेबल, इट विल बी फुली टैक्सेबल। देन मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस मतलब कि आपको कोई भी तरीके का गिवन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस फुली टैक्सेबल इफ़ नॉट रिम्बर्स्ड अगेंस्ट बिल। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप अपने बिल को नहीं सबमिट करते हो, अगर आप बिल नहीं देते हो किसी भी तरीके का और आपने मेडिकल अलाउंस को अवेल कर लिया तो फिर आपको उसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोई बिल दे दिया, कोई अपना मतलब ये चीज़ को प्रूव करा कि हाँ मेरा यहाँ पर मेडिकल में पैसा गया है, तो फिर आपको उसके लिए मतलब पे नहीं करना पड़ेगा टैक्स। देन स्पेशल अलाउंसेस है ना, यहाँ पर कुछ स्पेशल अलाउंसेस हो गए, यहाँ पर बोनसेस हो गए, ओवर टाइम अलाउंसेस, मील अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस है ना। किसी बड़ी सिटी में आप रह रहे हो तो उसके लिए आपको फुल टैक्सेबल पे करना पड़ेगा। ओवर टाइम के लिए आपको फुल टैक्सेबल होगा, यहाँ पे बोनसेस फुल टैक्सेबल होगा। तो जिसमें जिसमें यहाँ पर फुली टैक्सेबल लिखा है ना उसको आप कर लो। यहाँ पर देखो डियरनेस अलाउंस हो गया, ये बोनसेस हो गया है ना, ओवर टाइम हो गया है ना। मील अलाउंस में मतलब कि अगर आप कोई नॉन कैश के फॉर्म में है, जब आपको इस तरीके से कंपनी प्रोवाइड कर रही है कि आपको उतना लेना ही है ना,
तो उसके लिए आपको कोई तरीके का आपको कोई रिम्बर्समेंट उस तरीके का नहीं मिल रहा है। मतलब मील अलाउंस मतलब क्या होगा कि आप जो भी खा पी रहे हो उसके लिए कंपनी आपको एक तरीके का खर्चा दे रही है, तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन वो एक अलग चीज़ हो गई कि आप जो आपने खाया तो आपने उसका एक तरीके का रिम्बर्समेंट के लिए एक बिल को दिखा करके उसका रिम्बर्समेंट ले लिया, वो एक अलग चीज़ होगी। तो इसको भी छोड़ दो। यहाँ पर देखो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है ना, इसके लिए आपको फुली टैक्सेबल है। यहाँ पर ये इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके लिए भी आपका यहाँ फुली टैक्सेबल है। और इन सबको छोड़ दो। तो जिसमें मैंने टिक कर दिया इनको केवल आप याद कर लो। टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर ये सारी चीज़ें ज़्यादातर आती। नॉन टैक्सेबल जिसमें आपको कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना होता है, और वो सभी अलाउंसेस होते हैं जैसे कि HRA है ना। तो आपने अगर अपना रिसीप दिखा दिया कि ये मेरा घर का खर्चा है, इतना मतलब मुझे पर मंथ देना पड़ता है, तो आपको उसके लिए कोई भी तरीके का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, है ना। देन चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए यहाँ जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ वो केवल याद करना है। देन ट्रांसपोर्टेशन का मैंने बता ही दिया है ना। देन मेडिकल का रिम्बर्समेंट आप ले सकते हो, और यूनिफॉर्म का अलाउंसेस ले सकते हो, है ना। जैसे आपको कोई कंपनी के लिए आप अगर कोई यूनिफॉर्म ले रहे हो तो उसका कोई अलाउंस कंपनी दे दे, तो उसके ऊपर आपका कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो इतने आप 4-5 याद कर लो, बस दैट्स इट। देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो 1948 के अंदर ये क्या होता है कि द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज़ अ लॉ इन इंडिया दैट इंश्योर्स वर्कर्स आर पेड अ मिनिमम वेज बाय देयर एम्प्लॉयर्स। देखो हम लोगों ने एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉ नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा था अपने 3rd सेमेस्टर के अंदर, आई थिंक सो उसके अंदर द मिनिमम वेजेस एक्ट को भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें भी ये चीज़ थी कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर ये चीज़ बताई जाती है कि एक तरीके का लॉ इंडिया के अंदर है जो कि ये चीज़ बताता है कि जो भी आपकी कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको इंश्योर करना कि उनको मिनिमम वेजेस मतलब कि उनको कम से कम मतलब एक होता है ना कि न्यूनतम किराया, मतलब एक तरीके का किराया बोल सकते हो उसको, किराया नहीं बोल सकते उसको, एक तरीके न्यूनतम उनका वेतन होना चाहिए जिससे कि वो अपने रोटी कपड़ा मकान जो भी बेसिक नीड्स होते हैं उसको पूरा वो कर सके। सो इट एम्स टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ लेबर। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके जितने भी लेबर्स हैं तो आप उनका एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि शोषण कर रहे हो, यानी उनको कम सैलरी में रख रहे हो, उनसे खूब काम करवा रहे हो, और फिर तो इसका मतलब ये है कि उसको उस चीज़ को एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर को क्या करना, प्रिवेंट करना। एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स बाई सेटिंग मिनिमम वेजेस रेट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एंड इंडस्ट्रीज। यानी यहाँ पर कंपनी में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको उनके काम के हिसाब से, वो जिस सिटी में काम कर रहे हैं उस सिटी के काम के हिसाब से उनको एक तरीके का मिनिमम वेज रेट देना कि इतना पैसा आप दोगे 10-15 हज़ार रुपये, तभी वो अपने घर का मतलब एक तरीके का वो चला पाएंगे। अगर अदरवाइज़ अगर उनको मिनिमम वेजेस नहीं दोगे तो आप उनका क्या करो, एक तरीके से उनका यूज़ करो, एक्सप्लॉइटेशन करो, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, वहाँ पर मतलब एक तरीके का वो चीज़ लग जाएगा, तो वहाँ पर आपके ऊपर भारी जुर्माना हो सकता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मतलब देखो फेयर रेम्यूनरेशन, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक ये वर्ड है इसका मतलब, इसका फेयर रेम्यूनरेशन का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी कर्मचारी को उसके कार्य के लिए उचित वेतन देना, या फिर मतलब एक तरीके का आप इसको पारिश्रमिक या फिर कोई एक तरीके का वेतन बोल सकते हो। दैट इंश्योर्स वर्कर्स रिसीव फेयर वेजेस कॉमेंसुरेट विद द नेचर ऑफ वर्क, यानी कि किस तरीके का वो काम कर रहा है और किस तरीके का वो काम कर रहा है, काम का मतलब कि कौन सी पोजीशन पे है, कहाँ पर वो काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसको उचित वेतन देना, फेयर रेम्यूनरेशन। यहाँ पर देन इसके बाद में क्या है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स को मतलब मेंटेन करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी भी लेबर के साथ कितना भी आप उसका एक्सप्लॉइटेशन करके कुछ भी उसको पेमेंट कर दो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, वो अपना मतलब बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो पाए। तो हेल्प इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को कम करना। देन इक्विटेबल पे,
prevents exploitation of labor by fixing minimum rates of wages, यानी उसको एक तरीके का फेयर वेजेस देना, मतलब फेयर वेजेस ही समझ सकते हो आप पर। तो ये इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इसके कुछ एक अमेंडमेंट्स किए गए, यानी इसमें कुछ एक संशोधन और इसमें कुछ एक अपडेट्स किए गए। जैसे कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट था वो आपका 1948 में लागू हुआ था। फिर 1958 के अंदर इसमें क्या किया, उसको एडवाइजरी बोर्ड्स के द्वारा उसको एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसको आप अभी छोड़ दो, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा। देन इसके बाद में एक्सपेंडेड कवर टू मोर एम्प्लॉयमेंट्स, इसको भी छोड़ो। यहाँ पर एक होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वाला, ये वाला, हाँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि 2019 में उसको क्या करा गया, ये उसके पूरा वो लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो उसको याद कर सकते हो, बट यहाँ पर जो एक इसका सबसे जो मेन है वो 2019 में उसका अमेंडमेंट आया था। दैट इज़ कि उनको जो वेजेस है उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू दिया जाए, यानी उनको जो भी वेजेस आप दे रहे हो, जो भी उनका जो भी सैलरी दे रहे हो, वो सैलरी उनको इन हैंड में ना देकर, मतलब हाथ में ऐसे कैश ना दे करके उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाए, है ना। तो बैंक अकाउंट में एक तरीके का रिकॉर्ड भी होगा गवर्नमेंट के पास में, और ये क्या है कि मतलब उनकी एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए उसके। तो मैंडेटेड इलेक्ट्रॉनिक वेज ऑफ पेमेंट्स, तो ये इसका एक मेजर अमेंडमेंट है, तो इसको आप देख लेना। देन इसमें क्या है कि कुछ एक चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो वो है कि इन्फोर्समेंट, यानी कि अलग अलग कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है तो उसको वर्कर्स की ज़रूरत होगी, तो उसमें उसके लिए ये बड़ा चैलेंज बन जाता है कि उनको मिनिमम वेजेस देना ही है। कोई भी आसानी से किसी को भी हायर नहीं कर सकता है इससे कि कम पैसे में हायर करके उससे काम ले रहा है। तो ये ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है जो भी स्टार्टअप करने वाले हैं या फिर कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, तो उनके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है कि इन्फोर्समेंट मतलब लागू ही होना है। देन रिवीजन डिलेस, यहाँ पर क्या है कि इसमें अपडेट्स जो हैं वो आपको कई मतलब बहुत दिनों के बाद में देखने को मिलते हैं। देखो 1957, 61, 82, 2005, 17, 19, मतलब काफ़ी गैप है अमेंडमेंट में। देन इनफॉर्मल सेक्टर्स में इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स में मतलब कि गांव वगैरह में जो अपने छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, तो वो उसको नहीं यूज़ कर सकते। मतलब उसका मतलब उस तरीके से उस लेवल पे उसको उनके लिए इट डजंट मेक्स एनी सेंस। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है ना, लीगल अवेयरनेस, लोगों के अंदर ये क्या होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट, यानी कि ये अवेयरनेस लोगों के अंदर कम है। लोग शिक्षित नहीं इस चीज़ को लेकर के। जो लेबर्स होते हैं ना, उनको कम भी अगर वेजेस दिया जाएगा, मिनिमम वेजेस से कम भी उनको पेमेंट दिया जाएगा, तो उनको पास में अवेयरनेस नहीं, तो वो अपने राइट्स के लिए कहाँ किसके पास में जाएंगे, है ना। सो यहाँ पर एक और पॉइंट है, दैट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी फॉर इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट, यानी पूरी तरीके से इसको लागू करने के लिए बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और कैपेसिटी, लोगों के पास नॉलेज भी नहीं उतना। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो दीज आर फ्यू चैलेंजेस इन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। द इक्वल रिम्बर्समेंट रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, इसमें क्या होता है ये एक और एक्ट है अपने इंडिया के अंदर दैट शोज कि मैन एंड वीमेन शुड बी रिसीव्ड इक्वल पे फॉर देयर इक्वल वर्क। अगर कोई भी मैन है कोई भी वीमेन है, अगर वो दोनों लोग साथ में मिल करके कोई एक बराबरी वाला काम कर रहे हैं, जहाँ पर उतना ही काम मेल भी कर रहा है उतना ही काम फीमेल भी कर रहा है, तो उनके साथ में कोई बायस्डनेस नहीं होगी, उनको इक्वल पेमेंट मिलेगा। ये नहीं होगा कि उसको कम मिल रहा है उसको ज़्यादा मिल रहा है, फीमेल्स को मिल रहा है मेल्स को ज़्यादा मिल रहा है। और वर्क फॉर अ सिमिलर नेचर एमिंग टू प्रिवेंट जेंडर बेस्ड वेजेस डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। ये नहीं होगा कि गर्ल्स हैं तो वो केवल डे शिफ्ट में आएंगी, बॉयज़ हैं तो केवल रात के शिफ्ट में आएंगे, तो बॉयज़ को ज़्यादा पेमेंट उस बेसिस पे मिल रहा नहीं। अगर सेम काम है, सेम काम गर्ल्स भी कर रही हैं बॉयज़ भी कर रहे हैं, डजेंट मैटर कौन से शिफ्ट में कौन आ रहा है, लेकिन उन वीमेन के लिए एक और भी ज़्यादा प्रिविलेज है, दैट इज़ कि उनको डे शिफ्ट में ही आना होता है। तो ये भी चीज़ होती है। तो
को ध्यान में रख करके दोनों लोगों को इक्वल पेमेंट ही देना होता है। तो दिस एक्ट शोज दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसके की प्रोविजंस क्या है? इक्वल पेमेंट होना चाहिए लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए, कोई भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी तरीके का भेदभाव बात नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशंस रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ जेंडर्स एंड मेंटेन रिकॉर्ड कंप्लायंसेस विद द एक्ट। यानी एम्प्लॉयर्स जो हैं उनके लिए एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो दोनों लोगों को अपनी कंपनी में हायर करें, मेल्स को भी हायर करें, फीमेल्स को भी हायर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ दिखाना होता है कि अपनी कंपनी में वो दोनों लोगों को मतलब एक तरीके से उनकी कंपनी में दोनों लोग काम करते हैं, मेल भी करते हैं, फीमेल भी करते हैं, तो उसमें कोई उससे उनकी कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है। अगर केवल मेल्स को कोई कंपनी हायर कर रही है तो वो भी चीज़ गलत हो जाती है। सो पेनल्टीज़, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ को भी इम्पोज किया जाता है। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इक्वल पेमेंट होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी, ये इसके क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन एक ही छोटा सा टॉपिक है, इसको हटाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एम्प्लॉय इंसेंटिव्स स्कीम, इंसेंटिव्स के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था। इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि वो एक तरीके के मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट आपके सैलरी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, यानी आपके पैसे रुपए से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड आपको इफेक्ट डालते हैं। तो विच आर पेड टू वर्कर एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उनको इंसेंटिव्स मिलता है, किसी ने टारगेट अचीव किया तो उसके लिए उसको इंसेंटिव्स मिलता है। ऑल्सो नोन एज द पेमेंट्स बाय द रिजल्ट, इसको हम पेमेंट बाय रिजल्ट के नाम से भी आप इसको बोल सकते हो। डिफरेंट फ्रॉम द वेजेस एंड सैलरी, है ना, ये सैलरी और वेजेस से जो एक बेसिक सैलरी होती है उससे हट करके, अलग हट करके दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, कि उन्होंने कोई भी अच्छा काम किया तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको इंसेंटिव्स दिया जाता है। वाइल वेजेस एंड सैलरीज आर फिक्स, है ना, वो आपकी फिक्स होती है। अ गुड क्वालिटी इंसेंटिव्स स्कीम्स ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव ड्यूरिंग देयर वर्क, है ना, मतलब कि अपने काम में वो क्रिएटिव हों, अपने काम में वो मोटिवेटेड हों, तो उसके लिए उनको इंसेंटिव्स का प्लान दिया जाता है। द पर्पज़ ऑफ इंसेंटिव्स इज़ टू इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्डर, मीट टारगेट एंड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई अच्छी इंसेंटिव्स स्कीम होगी है ना, तो उससे लोग करेंगे वर्क हार्डर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। सो ये पूरा इंसेंटिव्स का वो होता है, प्लान होता है। देन इसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है? इससे मोटिवेशन होता है लोगों के अंदर, परफॉर्मेंस का इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, रिटेंशन हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का इंगेज रहते हैं, टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है, एम्प्लॉय के मोरल जो होता है वो बूस्ट होता है। एंड देन ये सभी इसके इम्पॉर्टेंस होते हैं। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंसेंटिव्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो एक मॉनेटरी इंसेंटिव होता है आपका, एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होता है, जिसमें नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में आप क्या करते हो, उनको रिकग्निशन देते हो, उनका सर्टिफिकेट्स देते हो, है ना, या फिर ट्रॉफीज़ देते हो, अप्रिसिएशन देते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नॉन मॉनेटरी के अंदर। को प्लैक्स, यानी एक तरीके का ऐसा नहीं जो पट्टा पहना जाता है, वो भी हो सकता है। तो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कुछ भी, है ना, इंसेंटिव्स हो सकते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स हो सकते हैं, स्किल के बेस्ड पे इंसेंटिव्स हो सकते हैं, जिसका स्किल ज़्यादा अच्छा होगा उसको स्किल बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। उसको टीम बेस्ड इंसेंटिव्स, कौन सी टीम ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। टाइम ऑफ इंसेंटिव्स, मतलब कि एडिशनल उनको टाइम ऑफ दे दिया जाए, या फिर उन्होंने कोई बहुत ही अच्छा काम किया या फिर कोई बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया तो उनको एक्स्ट्रा वेकेशंस दे दिए जाए, उनको एक्स्ट्रा छुट्टियां दे दी जाए और एक्स्ट्रा वीकेंड्स दे दिए जाएँ, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम इंसेंटिव्स होता है। मान लो कि कोई बंदा है, वो अगर कंपनी में पूरे 20 दिन आ रहा है एक साथ लगातार, जैसे मैं अपनी कंपनी की बात बताता हूँ, 20 दिन अगर आप लगातार जाओगे तो एक दिन को आपको क्या मिल जाएगा, लीव मिल जाएगी, वो भी अनपेड होगी, है ना, मतलब कि सॉरी पेड लीव होगी,
सॉरी पेड लीव होगी। मतलब कि अगर आप उस दिन एक दिन छुट्टी कर लेते हो 20 दिन के बाद में, तो वो क्या होगा, 20 दिन अगर आप लगातार जाते हो और एक दिन छुट्टी कर लेते हो तो वो क्या होगी, आपकी पेड लीव होगी, उसमें आपको कोई पैसा आपका काटा नहीं जाएगा। सो एम्प्लॉय बेनिफिट्स उस तरीके का आपका हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया जाएगा या फिर रिटायरमेंट प्लान किया जाएगा, पेड लीव या फिर वेलनेस प्रोग्राम, इस तरीके का कुछ भी करके वो सभी इंसेंटिव्स के टाइप्स हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, उनको ध्यान रख लेना, ठीक है। देन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, देखो क्या हो सकता है कि इसमें क्या हो, कंपनी के एक्सपेंसेस तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहे ना, कभी कभी ज़्यादा कंपनी को पे करना पड़ रहा है, कभी कम। देन इसमें क्या हो रहा है कि डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स है ना, जो कई बार क्या होता है कि लोग ज़्यादा इंसेंटिव्स अर्न करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पता चला कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के काम कर रहे हैं या फिर बहुत देर तक काम कर रहे हैं, तो इनसे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, है ना। कोई रिस्क वाला उन्होंने काम कर लिया कि हमको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, तो उन्होंने मान लो बहुत कुछ वो उस तरीके या कुछ उस तरीके की, कई बार लोगों के अंदर जेलसी की भी फीलिंग आ जाती है अमंग द वर्कर्स। मान लो साथ में सब काम कर रहे हैं, उतना ही सब काम कर रहे हैं, किसी ने अच्छा मान लो परफॉर्म कर दिया तो इसको इंसेंटिव मिल गया, तो अब भाई थोड़ा आसपास के लोगों के अंदर कुछ ना कुछ उस तरीके की फीलिंग आ गई कि इसको देखो ज़्यादा पैसा कमा रहा है या फिर उस तरीके का कुछ भी। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। एंड देन प्रॉफिट शेयरिंग इज़ ऑल्सो वन मेजर टॉपिक इन दिस 5th यूनिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग एक तरीके का सिस्टम होता है जो कि कंपनियों के अंदर यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनियां जो होती हैं वो देखती हैं कि कंपनी का एक पोर्शन जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के उसमें करती है, प्रॉफिट का पोर्शन को शेयर करती है। वेयर द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉयज़ एज अ फॉर्म ऑफ इंसेंटिव और बोनस। देखो तो यहाँ पर इसका सीधा सा ये मतलब है कि जब भी कंपनी की जो भी पुराने और लॉयल एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी जब भी कभी भी प्रॉफिट करती है तो उस प्रॉफिट का कुछ एक पोर्शन एम्प्लॉयज़ के नाम करती हो, ऐसा फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स और बोनसेस, क्योंकि उस कंपनी के लिए ओवरऑल जो काम है वो तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज़ ही कर रहे हैं ना। तो इसलिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए क्या करती है, उनको एक तरीके का एक पोर्शन देती है एक प्रॉफिट का, कि अगर हमको प्रॉफिट होगा तो दिस पोर्शन विल बी लाइक आपके उसके हिस्से में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग इज ऑफ्टन यूज टू अट्रैक्ट एज अ टूल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट, है ना। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय का मोरल जो होता है वो बूस्ट होता है, उसमें अट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयज़, और साथ ही साथ में क्रिएट अ परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर वेयर एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। ये देन इसका एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अटैक ए स्टार्टअप, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो इसके फीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, है ना, इंसेंटिव्स स्ट्रक्चर, मोटिवेट टूल हो गया, टाइप ऑफ रिवॉर्ड हो गया, टैक्स implications, employers may be taxed on profit sharing based payouts based on local रेगुलेशन। यानी कि इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपको कोई अच्छा खासा प्रॉफिट का शेयर मतलब एक पोर्शन मिल रहा है तो उसमें आपको टैक्स को भी पे करना पड़ सकता है, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, इसमें क्या होता है, कैश बोनसेस, स्टॉक ऑप्शंस, रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन, टीम बेस्ड रिवॉर्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान, ये सब इसके क्या होते हैं प्रॉफिट में। अगर कभी भी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो इस तरीके से कंपनी दे सकती है प्रॉफिट का एक पोर्शन को, कि मान लो किसी टीम की वजह से अच्छा उसको प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो उस टीम को, उस पूरी टीम को ऐसा बोनस के फॉर्म में रिवॉर्ड दिया जाएगा। किसी का परफॉर्मेंस अच्छा था, कुछ लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा था, तो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन लोगों को ही केवल ऐसा ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके के कुछ एक टाइप्स होते हैं। देन इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं आपको पता ही है, इससे मोटिवेशन होता है, रिटेंशन होता है, ओनरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी, टैक्स बेनिफिट्स, दीज आर सम एडवांटेजेस। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ज़्यादातर कंपनियां ऐसी चीज़ों को ऑप्ट नहीं करती, केवल बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो कर। कॉस्ट इसमें ज़्यादातर लगती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कई बार कुछ लोगों को ज़्यादा हिस्सा मिला कुछ को कम, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस, एम्प्लॉय में एक्सपेक्टेड कंसिस्टेंट पेमेंट आउट, यानी लोगों की बड़ा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं कि हमको भी मिलना चाहिए, इतना % मिलना चाहिए, इतना
हिस्सा मिलना चाहिए, विच कैन बी चैलेंजिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। सो लीगल कंसिडरेशन, इसमें कुछ एक गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को भी देखना पड़ता है। तो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस एंड इसी के साथ में हमने यहाँ पर अपना यूनिट 5 को भी कवर कर लिया। और दोस्तों यहाँ पर से हमें आपके साथ में बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि आपका ये जो परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट वाला ये जो आपका सब्जेक्ट था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने अपनी पूरी यूनिट्स को इस पूरे सभी यूनिट्स को ख़त्म कर लिया, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, और जितने भी टॉपिक्स थे हर एक टॉपिक को हम लोगों ने 1 बाय 1 सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि आप सभी लोग इस पूरे यूनिट को मतलब इस पूरे जो भी सब्जेक्ट है इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और समझे होंगे। और दोस्तों एक बार कमेंट में प्लीज़ बताया करो कि आपको एक्सप्लेनेशन का मैं कैसा एक्सप्लेन करता हूँ, कैसा बताता हूँ, तो उससे रिलेटेड भी कुछ मुझे फीडबैक चाहिए होता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अच्छा बुरा जैसा भी लगता हो प्लीज़ बताया करो। मैं किसी के कमेंट को कोई भी डिलीट नहीं करता। अगर आपको अच्छा लगा अच्छा बताओ, बुरा लगा उसको भी बताओ, मैं उसको डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो सजेशंस के तौर पे आप मुझे दे सकते हो कि ये दिक्कत है तुम्हारे वीडियो में, या दिक्कत है, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा आगे के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको भी प्लीज़ ज़रूर से लाइक करो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कभी भी नए नोटिफिकेशंस आते हैं ना तो वो भी मिस आउट हो जाते हैं आपसे। या इसके आगे के लिए भी मैं कुछ एक चीज़ों को प्लान कर रहा हूँ, तो जॉब्स के लिए या फिर जॉब पोस्टिंग्स के लिए, तो फिर वो सारी चीज़ें भी आपसे कहीं ना कहीं शायद मिस हो जाए। मैं आगे के लिए अभी बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग HR एनालिटिक्स या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोई एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।